नमस्कार छात्रों, आज सामाजिक विज्ञान में आपको अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कराऊंगा और इसमें पहला जो चैप्टर है वो है आपका पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस गांव को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ हम ये देखते हैं कि एक गांव के माध्यम से इस पाठ को दिखाया गया है, समझाया गया है। तो अब इस गांव का जो नाम दिया गया है तो ये एक काल्पनिक नाम है। नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम गांव से लगभग रिलेटिव होते हैं सभी लोग, तो गांव में हम लगभग सब जानते हैं कि किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वहाँ उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, कैसे वहाँ पर लोगों की जो दिनचर्या होती है वो कैसे होती है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो वही जो है यहाँ पालमपुर एक गांव दिया गया है। तो इस गांव का जो मतलब है तो हमको उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको परिचय कराना है हमें, इसलिए ये गांव यहाँ पर दिया गया है। तो अब आइए हम चलते हैं अपने लेसन पर। तो जैसे पालमपुर गांव का परिचय, तो पालमपुर जो गांव है तो यहाँ पर 450 परिवार रहते हैं और वो 450 परिवार जो हैं तो उसमें सभी वर्ग के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है यहाँ की वो है कृषि, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर हैं। कृषि के द्वारा ही वो जो अपनी आय प्राप्त करते हैं वो उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कृषि के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं तो कुछ अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। तो कुछ लोग यहाँ के ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो वो लोग अपनी आजीविका फिर कैसे चलाते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं, कुछ लोग डेयरी कार्यों में या उद्योग में लगे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं परिवहन में भी लगे हुए हैं। तो लघु स्तरीय विनिर्माण में जैसे कि घरेलू स्तर पर जो कुछ छोटे मोटे कार्य किए जाते हैं, जैसे डलिया बनाना है, रस्सी बनाना है या पंखा बनाना है, चटाइयाँ बनाना है, ये सारे जो कार्य हैं तो यहाँ के लोग करते हैं। और कुछ लोग जो हैं जैसे पशुपालन का कार्य करते हैं, तो पशुपालन में वो लोग डेयरी उद्योग संचालित करते हैं, उनसे दूध प्राप्त करना है और उसके बाद जो है उससे घी है, मक्खन है, दही है, पनीर है, ये सब तैयार करके और उसको बाजार में बेचना। और इसके अलावा परिवहन में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ परिवहन के जो साधन हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण हैं। जैसे गांव में भाई क्या होता है, यहाँ पे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा बग्घी, ठेलिया, रिक्शा यही होते हैं। लेकिन अब कुछ लोग जो हैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा और पिकअप है या ट्रैक्टर है तो उनका भी उपयोग ये लोग परिवहन के रूप में करते हैं। तो इस तरह से यहाँ के लोग जो हैं तो इन कार्यों में लगे हुए हैं। अब जो भूमि है यहाँ पर, तो जो गांव के उच्च वर्गीय लोग हैं उन्हीं के पास यहाँ पर भूमि का काफी हिस्सा पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो निम्न वर्गीय लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, तो ये लोग जो हैं तो ये थोड़ा गांव से हट करके इनको बसाया गया है वहां पर। तो ये लोग जो हैं यही जिनके पास कृषि योग्य भूमि है तो इन्हीं के यहाँ ये लोग मजदूरी इत्यादि करके अपना जीवन यापन करते हैं। बिजली इत्यादि की व्यवस्था इस गांव में पर्याप्त है, तो इसलिए यहाँ पर जो बिजली से चलने वाले संयंत्र हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं लोगों के यहाँ। जैसे विद्युत मोटर है या आटा पीसने के लिए चक्की है, वो भी विद्युत से यहाँ पर चलाई जाती है। पंखे हैं, ठीक है।
ये सब यहां पर हैं। और जो महत्वपूर्ण एक चीज है नलकूप, वो यहां पर लगे हुए हैं और इससे जो है यहां पर सिंचाई की जाती है। और इसके अलावा इस गांव में और क्या क्या सुविधाएं यहां पर पाई जाती हैं, तो यहां पर शिक्षा के लिए 2 प्राथमिक विद्यालय यहां पर हैं और इसके अलावा एक हाई स्कूल भी है यहां पर, जहां पर ये लोग थोड़ा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और यहां पर एक राजकीय अस्पताल भी है यहां पर, जहां पर चिकित्सा इत्यादि की सुविधा जो है वो मौजूद है यहां पर। और क्या है यहां, और एक निजी औषधालय है जहां से यहां के लोग दवाई इत्यादि जो है वो यहां से ये लोग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो है यहां के लोग इस तरह की ये सुविधाएं जो हैं प्राप्त करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक गांव के लिए जो चीजों की आवश्यकता होती है, जो विकास एक गांव का हो सके, जिनके द्वारा वो सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं। अब जो है फिर आगे देखते हैं हम उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन का जो संगठन यहां पर दिया हुआ है, तो उत्पादन का जो संगठन है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उत्पादन की जो है आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो उत्पादन का लक्ष्य ऐसी वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो अब यहां पर उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन चीजों के बारे में यहां पर दिया हुआ है। जैसे अब यहां पर हम देखते हैं कि पहला दिया हुआ है भूमि। तो भूमि जो होती है, तो भूमि अर्थात जमीन जो होती है, तो कोई भी, चाहे वो हम कह सकते हैं कि कोई कारखाना स्थापित किया जाए, चाहे उस पर कृषि की जाए, चाहे अन्य कोई क्रिया की जाए, तो हमें भूमि की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली आवश्यकता जो है वो है भूमि। अब भूमि पर कुछ प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे वन है, ठीक है, या मिट्टी है, वनस्पतियां हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। और कुछ मानव निर्मित चीजें होती हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि है, मानव के द्वारा तैयार की जाती है, या उसी में कोई कारखाना है या अन्य कोई चीज है जो जमीन के ऊपर स्थापित की जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भूमि के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद श्रम, कि कोई भी उत्पादन करने के लिए हमको श्रम की दूसरी आवश्यकता पड़ती है। ये हमारी सबसे दूसरी आवश्यकता है कि श्रम में भाई क्या होता है कि इसमें श्रम हमको कई रूपों में प्राप्त होता है। एक तो श्रम जो होता है वो शारीरिक श्रम होता है और एक होता है मानसिक श्रम होता है। तो शारीरिक श्रम कौन सा होता है, जिसमें जो है मजदूर लोग जो हैं वो हाथों से कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये होता है। और दूसरा होता है आपका मानसिक श्रम। तो मानसिक श्रम में क्या होता है, जैसे कोई इंजीनियर होता है या कोई एक मशीन चलाने वाला व्यक्ति होता है, वो अपना दिमाग लगा रहा है और मशीन को चला रहा है, ठीक है, या वो जो है उसका एक आरेख जो है वो तैयार कर रहा है और उस हिसाब से जो है वो कार्य किया जाएगा तो उत्पादन अधिक होगा। तो इस तरह से जो है ये श्रम होता है। और तीसरा होता है आपका भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या आता है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती हैं हमारी विभिन्न प्रकार की मशीनें, ठीक है, कारखाने, मशीनों में प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जे, ठीक है, या उपकरण। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी भौतिक पूंजी में। और इसके बाद एक और पूंजी की जरूरत पड़ती है, वो है मानव पूंजी। क्योंकि अब मानव पूंजी देखिए क्या है, मानव पूंजी वह पूंजी है जो उत्पादन को संचालित करती है। क्योंकि ये जो आवश्यकताएं हैं, भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है, ये जो हैं, तो इन तीनों को लेकर के जो चलने वाला एक कार्य है या जो इनको सबको चलाता है, तो वो है मानव। क्योंकि भाई तैयार माल जो होता है उसको बाजार तक ले जाना भी होता है,
उसका बाजारीकरण भी करना होता है, उसका मूल्य भी जो है तय करना होता है, ये सारी चीजें जो हैं करनी होती हैं। तो वो करता कौन है? मानव ही तो करता है। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, उसको वहां पर बेचता है और उसके द्वारा जो है वो धन प्राप्त करता है, लाता है, ले जाता है, वो परिवहन के द्वारा आप कह सकते हो, या अपने द्वारा जो है वो तमाम तरह से जो है इसमें अपना सहयोग प्रदान करता है। तो ये चौथा जो है आपका मानव पूंजी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद फिर आगे है पालमपुर गांव में खेती। तो पालमपुर गांव में खेती की स्थिति क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया था कि पालमपुर गांव में, तो हाँ, इस पे हम जो आपके बिंदु दिए हुए इन बिंदुओं के अनुसार ही चलेंगे। तो पहला जैसे दिया है भूमि स्थिर है, कि पालमपुर जो गांव है तो यहां पर आपको शुरुआत में ही बताया गया कि अधिकांश लोग जो हैं यहां के वो कृषि कार्यों में ही लगे हुए हैं। तो देखा जाए अगर तो यहां के 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं, वो कृषि के द्वारा ही आय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। तो अब यहां 75% जो कृषि में तो लगे हुए हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भूमि जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम भी अपने गांवों में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं कि हमारे भाई बाबा के पास इतनी जमीन थी और उस जमीन में पिताजी में बंटवारा हुआ, पिताजी के बाद उनके लड़कों में बंटवारा हुआ, तो भूमि का हिस्सा जो है वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन भूमि जो है वो उतनी ही है जो सभी लोगों में बंटती चली जा रही है। तो यहां भी वही चीज है कि भूमि जो है वो स्थिर है, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि जो बंजर या खाली जो पड़ती पड़ी भूमि थी तो उसका उपयोग पहले ही कर लिया जा चुका था। तो इसलिए अब ऐसी कहीं भूमि नहीं पड़ी है जिसको कृषि में बदला जा सके। तो इस तरह से जो है भूमि यहां की स्थिर है। फिर क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? इस पे चलते हैं। तो यहां एक प्रश्न के हिसाब से जो है ये पूछा गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हां, इसका तरीका है हमारे पास। क्योंकि भाई देश जब आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, तो उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, वो समस्याएं कौन सी थीं और उनसे कैसे निपटा जाए। तो उनमें से एक ये भी समस्या थी हमारे पास कि हमारे लोगों के पास जो खाद्यान्न की कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। क्योंकि आपको बताए चलते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश का जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र था वो सिंधु का क्षेत्र था, तो वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। तो इसलिए हमारे पास जो गेहूं के लिए खेती करने योग्य भूमि थी वो कम पड़ गई। तो इसलिए इसके उत्पादन में काफी कमी आई, लेकिन हमको भोजन की आवश्यकता थी। तो उसका उपाय क्या किया जाए? तो फिर 60 के दशक में, 1960 के दशक में एक तरीका अपनाया गया जिसको कहा गया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति को अपनाया गया। हालांकि ये सबसे पहले जो हरित क्रांति लागू की गई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, तो ये लागू किया गया था सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां पर जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था वहां पर लागू की गई थी, तो उसी को अपने भारत में भी लागू किया गया। तो अब आइए देख लेते हैं कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति क्या है कि कृषि के अंतर्गत अधिक से अधिक उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों, कृषि यंत्रों या उन्नतशील बीजों का प्रयोग करके अधिक से अधिक पैदावार लेना ही हरित क्रांति कहलाता है। तो अब ये चीज अपने यहां भी अपनाई गई। तो अब यहां पर भूमि में जो कृषि योग्य भूमि थी या जमीन थी तो उसमें खादों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा। पुराने जो प्राचीन परंपरा थी खेती की उसको धीरे धीरे त्याग दिया गया
और आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाया जाने लगा, जिससे कि उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होने लगी। कि वही उत्पादन जो पहले के समय में 1 कुंटल, 1.5 कुंटल या 2 कुंटल तक गेहूं पैदा होता था 1 बीघे में, तो वही उत्पादन अब जो है वर्तमान में हम देखते हैं कि 4 कुंटल या 5 क्विंटल तक का प्रति बीघा के हिसाब से जो है उत्पादन होता है। तो इस तरह से उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का ये तरीका यहाँ पर अपनाया गया। इसके बाद है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? तो अब भूमि धारण क्या नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई भूमि में अधिक से अधिक पैदावार करने का तरीका तो अपना लिया गया, लेकिन अब उसके भी जो साइड इफेक्ट्स थे, उसका जो दुष्परिणाम था, वो भी धीरे धीरे सामने आने लगा। क्योंकि भाई भूमि में ज्यादा से ज्यादा जब उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, तो धीरे धीरे भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। क्योंकि भाई पहले जो खेती की जाती थी तो खाद के रूप में यही गाय या भैंस जो जानवर पाले जाते थे, उन्हीं का गोबर या उनका जो मलमूत्र होता था उसी को सड़ा करके और खेतों में डाला जाता था, या कुछ पत्तियां या टहनियां जो होती थी उनको सड़ाया जाता था, उनको खेतों में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो है भाई अधिक पैदावार लेने के लिए जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, तो इससे ये हुआ कि फिर हमारी भूमि जो है वो धीरे धीरे बंजर होने लगी, या उसकी उपजाऊ क्षमता जो है धीरे धीरे कम होने लगी। तो अब उसके लिए भाई किसान क्या कर रहा है कि अब वो खाद को और अधिक मात्रा में बढ़ाता चला जा रहा है कि भाई 1 बोरी हमको बीघा में डालनी है डीएपी या डाया, तो अब वो कहता है कि हाँ 10 किलो बीघा के हिसाब से और बढ़ा दो। फिर आने वाला समय जो होता है तो वो फिर कहता है कि भाई और इसको बढ़ा दो, जिससे कि उत्पादन हमारा बढ़ता रहे। तो इससे जो है भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। तो ऐसा जो है यही कहा जा रहा है कि अब जो है ये कहा जा रहा है कि भाई खादों का प्रयोग या उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाए, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सके आने वाली पीढ़ी के लिए। अब इसके बाद पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो अब पालमपुर के जो किसान हैं, तो अभी हमने उसमें बताया कि 450 परिवार वहां पर हैं, और उसमें से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि या जमीन नहीं है। तो ये लोग कौन से हैं? ये लोग वह लोग हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये लोग उसमें आते हैं। तो इनके पास जमीन का हिस्सा नहीं है। तो अब यहां पर जिन लोगों के पास भूमि है, तो उसमें से भी 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी भूमि कम है। तो अब ये है कि भाई जिनके पास भूमि ज्यादा है तो उनको कृषि कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो वो लोग मजदूरों का उसमें उपयोग करते हैं और उनके द्वारा जो है वो खेती करवाते हैं। लेकिन जिनके पास भूमि का हिस्सा कम है तो वो लोग अपने घर के ही लोग मिलजुल करके खेती को कर लेते हैं। तो इस तरह से पालमपुर के किसानों में भूमि का वितरण किया गया है। फिर है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो श्रम जो अभी उत्पादन के संगठन में बताया गया था कि जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है वो श्रम है। तो अब श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो अब यहां पर अभी हमने बताया कि जिनके पास भूमि का हिस्सा ज्यादा है तो वो लोग अपने घर के लोग मिल करके उस कृषि कार्य को संभव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो अब जिनके पास जमीन का हिस्सा नहीं है या ना के बराबर है बिल्कुल, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन्हीं लोगों के यहां कृषि का कार्य करते हैं और वो लोग इनके यहां मेहनत मजदूरी करते हैं। खेती में जो है बोते समय या कटाई करते समय, निराई गुड़ाई करते समय ये लोग जो है उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से उनको श्रम की व्यवस्था वही लोग करवाते हैं। और जो मंझोले किसान हैं
तो वो अपना अपने परिवार के लोग मिलजुल करके वो लोग अपना काम कर लेते हैं, उनको श्रम की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उनको लेबर अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद जो है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या है इसमें, तो अब हम सभी जानते हैं कि प्राचीन खेती जो थी और आधुनिक जो खेती की जाती है तो उसमें कितना बड़ा अंतर है कि पहले भाई जुताई बुआई जो होती थी बैलों के द्वारा की जाती थी, या जिनके पास बहुत कम छोटे खेत होते थे तो अपना हाथों से ही गुड़ाई करके कुदालों से या फावड़े से और उसमें बो देते थे, तो उसमें समय लगता था। बीजों में भी है तो अपना बीज जो है उगाए जाते थे अनाज, और उसी को जो है रख लिया जाता था, वही अगले साल बो दिया जाता था, तो उससे जो है बीजों का खर्च भी बच जाता था। खाद इत्यादि की बात रही तो भाई गांव में जानवर पाले जाते थे, उन्हीं का जो गोबर होता था उसको सड़ाया जाता था और उसके बाद उसको जो है खेतों में डाला जाता था, वो खाद का काम करता था। तो उस समय तो खेती में खर्चा कम लगता था, लेकिन हाँ ये भी है कि उत्पादन भी कम होता था। लेकिन अब जो है आधुनिक समय में देखा जाए तो अब कैसी कृषि की जाती है, अब हरित क्रांति के आधार पर जो है वो खेती की जाती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा खादों का प्रयोग किया जाता है, उन्नतशील बीजों का उपयोग किया जाता है, कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि जल्दी से जल्दी फसल को निपटाया जा सके। तो इसलिए अब हमको खेती के लिए अधिक धन की जरूरत होती है। तो अब ये जो धन की जरूरत होती है तो ये पूरी कहां से होती है, तो अब उसमें भाई जिनके पास ज्यादा जमीन का हिस्सा है तो वो लोग तो अपना सारे कार्यों को निपटा करके और अपने पास पर्याप्त पैसा वो बचा लेते हैं, जिसको आगे आने वाली कृषि में इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन जो मंझोले किसान हैं तो उनके पास इतनी बचत नहीं हो पाती है कि वो अपनी पूंजी को इकट्ठा करके रख सके और आने वाली फसल में बुआई के समय उसका उपयोग कर सकें। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है, इन लोगों को फिर ऋण लेना पड़ता है। और ऋण किनसे लेते हैं कि भाई बैंकों से या फिर साहूकार या जमींदारों से, इन लोगों से ऋण लेना पड़ता है। और ऋण भी जो होता है वो ब्याज की शर्तों पर निर्भर करता है। जैसे इसमें एक स्टोरी सविता की दी हुई है जो एक मंझोले किसान के रूप में कार्य करती है, तो उसको बुआई के लिए, गेहूं की बुआई के लिए उसको पूंजी की आवश्यकता है। तो वो जो है तो एक साहूकार से या जमींदार से जो है वो ऋण लेती है और वो ब्याज पर ऋण लेती है। और इसके साथ साथ उसमें ये भी तय होता है कि आपके यहाँ जब कृषि कार्य होगा तो उसमें वो 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपके यहाँ कार्य भी करेगी। तो ये उसमें तय होता है, ये शर्तें उसमें होती हैं। तो उसमें ब्याज का जो मूल्य है, ब्याज जो उसमें निर्धारित किया गया है, तो वो ब्याज जो है वो आज के समय में देखा जाए तो बहुत अधिक है। अगर सरकारी बैंकों के हिसाब से देखा जाए तो वो ब्याज की कीमत जो है वो ज़्यादा है। उसको आप स्टोरी जो है उसमें आप किताब में पढ़ेंगे तो उसको आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसको ज़्यादा बताना नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जाता है। और फिर अधिशेष उत्पादों की बिक्री की अंत में फिर पालमपुर गांव में जो लोग खेती करते हैं तो खाने पीने के लिए अनाज को रख लिया जाता है, अपनी जो आवश्यकताएं हैं अनाज को बेच करके उनको पूरा किया जाता है। इसके बाद भी जो शेष अनाज बचता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको यहाँ के किसान बैलगाड़ियों में लाद करके या ट्राली में लाद करके या अन्य किसी वाहन में लाद करके उसको निकट का जो कस्बा शाहपुर है वहां पर वो ले जाकर के मंडी में उसको बेच देते हैं और उसके द्वारा फिर वो धन प्राप्त करते हैं, जिससे कि अपनी अन्य आवश्यकताओं को वो लोग पूरा करते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका पालमपुर गांव की कहानी का पहला भाग आपका समाप्त होता है और इसके बाद फिर
अगला भाग जो है हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।